नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। नेता, मंत्री, विधायक और सांसदों से सबकी मुलाकात करवा रहे हैं और जानने समझने का प्रयास करें उनके व्यक्तिगत जीवन के सफ़र और संघर्ष को। साथ ही कुछ ऐसे सवाल जिसका सीधा सरोकार रहता है आपसे। आज हमारे साथ जो मेहमान है वह बेहद खास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महेश साहू जी की, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के एक युवा नेता हैं। बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। 2023 में वो चुनावी मैदान में आए थे, सफलता नहीं मिला, उसके पीछे कई कारण हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सर, सबसे पहले जानना चाहते हैं कौन है महेश साहू जी, आपका राजनीति में आगमन कैसे हुआ? सर्वप्रथम तो मेरे आदरणीय रुपेश भाई, पत्रकार महोदय, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं शुरुआती दौर से सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में काम करते करते आता रहा हूँ। मैं धार्मिक कार्य में मुझे बहुत पसंद है और सामाजिक कार्यक्रम जो है, साहू समाज का परिक्षेत्र अध्यक्ष से लेकर के रायगढ़ जिला का 4 बार से निर्विरोध मैं जिलाध्यक्ष था और रायगढ़ जिला ने मुझे समाज गौरव और समाज रत्न का अवार्ड दिया। उसी तारतम्य के अंतर्गत प्रदेश साहू संघ, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ जिलाध्यक्ष का मुझे अवार्ड भी मिला। उसके पश्चात छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मुझे काम करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। ग्राम पंचायत स्तर में अगर देखने को जाएंगे तो मेरा क्षेत्र ग्राम पंचायत है, BDC है, DDC है, मंडी है, सारे क्षेत्र आरक्षित हैं। इस कारण उस तरह के चुनाव लड़ने का मुझे अवसर भी नहीं मिला। तो ग्राम पंचायत का 5 चुनाव निर्विरोध हुए और 3 बार से हुए। उप सरपंच का भी मैंने चुनाव लड़ा, उसमें भी अपन 1 बार निर्वाचित हुए, 1 बार अपन निर्विरोध हुए। पंचायत का संपूर्ण कार्य गतिविधि अपने जो भी सरपंच हुआ करते थे साथ कदम से कदम मिला करके काम करते चले हैं। उसके पश्चात राजनीतिक फील्ड की जो बात कहें तो इस भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्हें माटी पुत्र कहा जाता है, धरती पुत्र कहा जाता है, जिनका जीवन अगर समर्पित है तो भारत देश के 140 करोड़ जनता जनार्दन के उन्नति और बेहतरी के लिए, भारत देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत देश को विकसित राष्ट्र बनाने की सोच को लेकर के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के भाव को लेकर के चलने वाले ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व को देखते हुए और उस वक्त के हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के और अभी के वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री, उस समय प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे, 4 बार से हमारे रायगढ़ क्षेत्र के निर्विवाद सांसद परम आदरणीय विष्णुदेव साय जी के, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व को देखते हुए मुझे भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले काम करने का दिली इच्छा हुआ। वरिष्ठ जनों का अगाध स्नेह, प्यार, दुलार और उद्देश्य क्या सोच कर रखे थे जब आप राजनीति में आए? तो क्या आपके दिमाग में चल रहा था कि क्योंकि राजनीति एक समंदर है, हाँ। जिसमें जाने से पहले बहुत सारी सोच विचार करने के बाद लोग पहुंचते, क्योंकि आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को ही आपने क्यों चुना और राजनीति में आने के पीछे आपका उद्देश्य क्या रहा? मैंने वही बताया कि भारतीय जनता पार्टी देश के नवनिर्माण की काम करती है। मैंने बताया माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व केवल भारत देश नहीं, दुनिया के लोग जानते हैं और जैसा उनका छवि है और उनका जो समर्पण है। और भारतीय जनता पार्टी में मैंने यही देखा, भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता सरकार के लिए काम नहीं करती है, वो आम जनता जनार्दन के जीवन में नया खुशहाली लाने के लिए और अपने प्रदेश का, देश का क्या हम बेहतर कर सकते हैं, ये भाव हमने कूट कूट करके भरा हुआ भारतीय जनता पार्टी में हमने देखा। और इसी तारतम्य में हमने भी सोचा
कि हम जिस गांव में रहते हैं, जिस तहसील में रहते हैं, जिस जिला में रहते हैं, जिस प्रदेश में रहते हैं, जिस राष्ट्र में रहते हैं, तो हमारे महानुभावों के इस महान हवन यज्ञ में हम भी कुछ उसमें आहुति दे सकें, ऐसी सद्भावना लेकर के भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति को देखते हुए मैंने राजनीति में आया। और राजनीति में आने के बाद जो है मैं निरंतर मैं वरिष्ठों का मार्गदर्शन लेकर के, अपने संगी साथियों के सहयोग लेकर के भारतीय जनता पार्टी में मैं काम करते आ रहा हूँ। और ये मेरा परम सौभाग्य की बात है। मैं बहुत ही छोटा सा निर्धन परिवार का व्यक्ति हूँ, किसान वर्ग में से आता हूँ मैं। और मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उन्होंने मुझे खरसिया विधानसभा जैसे हार्ट सीट पर मुझे उन्होंने टिकट दिया। और उस आशीर्वाद को बड़े ही संजीदगी और दिलेरी से मैं अपने जीवन में आत्मसात करते हुए हर संभव हमने प्रयास किया बेहतर से बेहतर कुछ करने के लिए। खरसिया विधानसभा क्षेत्र के 80,000 जनता जनार्दन का अगाध स्नेह, प्यार, दुलार और आशीर्वाद मुझे मिला, उससे मैं बहुत अभिभूत हूँ जी। और मेरा हर संभव प्रयास है कि मैं दिन रात मैं हमारे साथियों के साथ मिलकर के खरसिया विधानसभा क्षेत्र का क्या बेहतर हो सकता है, उस दिशा में काम करने के लिए मेरे मन में एक अलग से जुनून है जी। जब आप स्कूली लाइफ जी रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो उस समय क्या आपके अंदर चला था कि मुझे आगे चलकर राजनीति में जाना है, या फिर उस समय आपके दिमाग में ये था कि मुझे एक ऐसा क्षेत्र चुनना है जहां मैं अपना करियर को बना सकता हूं? क्योंकि जैसे भी आपने कहा कि आप निर्धन से परिवार से आते हैं, आप किसानी करते हैं। वास्तव में रुपेश भाई साहब, हम बहुत वास्तव में निर्धन परिवार से हैं। और पहला ऐसा मेरा कोई सोच नहीं था कि मैं राजनीति में जाऊंगा। मैं तो खेती किसानी का काम कर रहा था, हल चलाने वाला काम करता था, गाड़ा जोतने का काम करते थे हम लोग, गड्ढा खुद भी कंधे में बोहने वाला काम करते थे। मैं रोलिंग मिल में लोहा कंधे से लेकर के जाने वाला भी मैंने काम किया है। और यूं ही करते करते मैं अच्छे से टेलरिंग का भी काम करता रहा हूं। और टेलर का दुकान भी खोला था मैं। काफ़ी कुछ मेरे ग्राहक आया करते थे, मेरे को आशीर्वाद देते थे, मैं कपड़ा बना करके दिया करता था। अब यूं ही माँ भारती की जैसी कृपा हुआ, मेरे साथियों का जैसी मार्गदर्शन हुआ, तो ऐसी मेरा सोच नहीं था कि मैं राजनीति में जा रहा हूँ करके। अब मैं आरएसएस के कुछ कार्यक्रमों में रेगुलर जाया करता था। आरएसएस के कार्यक्रमों में मुझे राष्ट्रभक्ति देखने को मिलता था और किसी प्रकार के अनर्गल टाइप का विषय नहीं रहता उसमें। इससे मैं अभिभूत हुआ भैया। तब कहीं जाकर के भारतीय जनता पार्टी में काम करने लगा। और मेरा एक सोच रहता है, अगर ईश्वर ने मुझे अगर कोई भी प्रकार का छोटा मोटा कोई भी प्रकार का दायित्व दिया है, उस दायित्व को पूरी ईमान के साथ, सत्य, मन, कर्म, वचन के साथ कैसे बेहतर से बेहतर कर पाऊँ, ये मेरे जहन में रहता है। और ये मेरा एक नशा है जी। अगर आपने मुझे कोई अवसर दिया है, उस अवसर को कैसे बेहतर कर सकता हूँ, ये मेरा हर संभव प्रयास रहता है। जितने भी लगभग हम 200 से ज़्यादा इंटरव्यू कर चुके हैं सर, तो कई नेता ऐसा बोलते हैं कि राजनीति में आने के पीछे कि मेरा जो लक्ष्य है वो जनता की सेवा होता है, लेकिन कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि उनका जो लक्ष्य है वो बदल जाता है, जनता की सेवा नहीं, खुद की सेवा। तो ये जो राजनीति में आने के बाद इस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो क्या सत्ता का जब पावर आता है तो उसको संभाल नहीं पाते हैं, या फिर मानसिकता बदल जाती है? देखिए, मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन इस धरती के सबसे बड़े देवी देवता हैं वो मेरे। और मैं परम पिता परमेश्वर से भी मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कितना बड़ा से बड़ा भी अगर कोई अवसर मिलता है, मेरे दिलो दिमाग में किसी प्रकार का घमंड ना आए, कोई एम ना आए। मैं अभी जैसे आपके साथ हूँ और मेरे साथियों के साथ हूँ, मुझे ऐसे ही मेरे जीवन में चाहे जो भी पल आए, भगवान यही मेरे को आशीर्वाद प्रदान करे, किसी भी प्रकार का घमंड ना आए। और कोई अवसर मिलता है तो दिन और रात बड़े ही पारदर्शी भाव के साथ मैं उनके साथ काम कर सकूं, ये आप सबको मेरे पर अटूट प्रेम और कृपा होगी जी। और ये भावना बना करके मैं चल रहा हूँ। जहाँ तक हमें जानकारी है सर, आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति का नहीं रहा है।
आप जब राजनीति में आने के लिए घर तरफ बात की चर्चा की तो घर वालों का प्रतिक्रिया कैसी थी? माँ बाप क्या चाहते थे कि आप राजनीति में आएँ? मेरे पिताजी बड़े ही सरल सहज व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। वही मैं बताया, आज अगर मेरे जीवन में अगर सबसे बड़ा मेरा कोई देवता है तो मेरे पिताजी हैं, मेरी माँ है। पहले वो मेरे को मना किया भी करते थे कि ये लाइन ठीक नहीं है। तो मैं बोला अगर आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा तो जो लाइन ठीक नहीं है तो जिस स्तर में मैं अगर काम करूं उस स्तर को मैं ठीक कर सकूं। तो ग्राम पंचायत स्तर में मैंने अपनी राजनीति शुरुआत की। और मेरे क्षेत्रवासी आपको बताएंगे भैया कि मैंने गांव में उप सरपंच रहते हुए संपूर्ण जो विकास का जो काम हुआ बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया। और हमने तो जो काम किया, हमारे कलेक्टर महोदय उस समय मुकेश बंसल जी हुआ करते थे रायगढ़ का, उन्होंने निरीक्षण में मेरे क्षेत्र में आए और उन कामों का पूरा जिला कोर कमेटी उनका जो बैठक होता है, टीएल का बैठक होता है, उस बैठक में भी मेरे गांव के काम जो हमारे द्वारा किया गया था उसको वहाँ पर वो प्रशंसा की है। तो मेरा यही संभव रहता है कि हम बेहतर से बेहतर कुछ कर लें। 2018 में जब चुनाव हुआ था खरसिया विधानसभा क्षेत्र से, तब ओपी चौधरी सर जी को उमेश पटेल जी के सामने लाया गया था, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। जब बात करते हैं 2023 की तो एक बार फिर से चुनाव का दौर आता है और इस बार उनको दूसरा सीट मिलता है, आपको उनके सामने टक्कर के लिए लाते हैं। तो क्या बलि का बकरा बनाया गया भाजपा को आपकी ओर से, आपको अपनी पार्टी की ओर से, या फिर आप इसको एक अवसर और चुनौती के रूप में देखते हैं? और कितना कुछ सफलता आपको मिली है, क्योंकि बड़े नेता हैं उमेश पटेल जी, आपको चुनाव के लिए लाया गया। लगभग तुलना अगर करें ओपी चौधरी सर से तो आपको बेहतर उनसे वोट मिला है, तो इसको किस प्रकार से देखते हैं आप? मैं आपको बताना चाहूँगा 2018 के विधानसभा चुनाव में माननीय ओपी चौधरी जैसे व्यक्तित्व को हम खरसिया विधानसभा क्षेत्र वाले उनको प्रचंड बहुमत से चुनाव नहीं जीता पाए, ये हमारी दुर्भाग्य है। पूरे खरसिया विधानसभा की दुर्भाग्य है। उनको हम चुनाव जीता पाते तो आज खरसिया विधानसभा के विकास की गति कुछ और होता, क्योंकि वो एक विजन के साथ काम करते हैं, दूरदृष्टि सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। और रहा सवाल 2023 में, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो टिकट दिया, ये दूर दूर तक कोई बलि का बकरा बनाने वाला विषय नहीं है। पार्टी ने मुझे जो अवसर दिया ये मेरे लिए सौभाग्य है। और चाहे आप उसको चुनौती की श्रेणी में ले लीजिए या एक बेहतर ढंग से एक निचले वर्ग के व्यक्ति को, छोटे वर्ग के व्यक्ति को, छोटे कार्यकर्ता को पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो दी है, वो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। और मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं सदैव सदैव के लिए आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को दुनिया की सबसे बड़े पार्टी के भारतीय जनता पार्टी कमल फूल छाप पर उन्होंने मुझे टिकट दिया, जिसे मैं एकदम बिंदास होकर के, खुशहाल होकर के मैं उससे काम को पूरा करने का प्रयास किया। खरसिया विधानसभा में 245 गांव है भैया। आम जनता जनार्दन के वो 250 गांव के प्रत्येक चौखट अगर वो हमारे देवतुल्य मतदाता बंधु अगर चौखट में नहीं है तो उनके आंगन में नहीं है तो पर्ची में नहीं है तो किचन में नहीं है, अगर कोला बाड़ी अगर 1 किलोमीटर दूर है तो भी वहाँ मैं पैदल गया हूँ। तो ये 250 गांव को पूरा मैं पैदल हर चौखट, हर द्वार में गया हूँ मैं। ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उसमें कोई थकान की कोई विषय नहीं, कोई भूख प्यास का विषय नहीं है। लोगों के साथ मिलता रहा, बड़ा आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे लोग हर के जुबान में आता था, करे महेश भैया जिंदाबाद। वो मेरी जीत है जी। परिणाम में जीत हार क्या हुआ, कैसा हुआ, वो एक अलग विषय है। लेकिन जिस दिन मैं रायगढ़ में था, मतदान केंद्र में रिजल्ट घोषित हुआ, परिणाम मेरे विपक्ष में आया। अक्सर आदमी चुनाव हारने के बाद आदमी मन को छोटा करके घर में जा करके बैठ जाता है। काउंटिंग हाउस से निकलने के बाद 5 गांव का दौरा करते 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 मैं रात को 12 बजे घर पहुंचा। नेक्स्ट दिन बड़े उत्साह और उमंगता के साथ 80,000 जनता जनार्दन के विश्वास में खरा उतरने के लिए विशाल मैंने आभार रैली निकाला।
उसमें भी मेरे को ज़बरदस्त समर्थन मिला। मेरे घर परिवार के लोगों का, मेरी मिसेस का, मेरे 4 बच्चे हैं, कभी किसी भी प्रकार का मेरे को टोका टाकी नहीं करते। जो कर रहे हो अपन बिंदास होकर के करो। मेरे को घर का ज़बरदस्त समर्थन है। जी, अगर इतिहास की बात करें तो ऐसा कभी नहीं हुआ जब भारतीय जनता पार्टी उस सीट से जीत कर आई है। चुनाव के दौरान हम लोग की टीम वहाँ गई थी, लेकिन जब वहाँ हम लोगों से चर्चा की, मुलाकात की, स्थिति को जाने समझे तो जितना विकास वहाँ का होना चाहिए, क्योंकि जो उनके पिताजी रहे हैं स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी, वो भी वहाँ से लगातार चुन कर आए हैं, प्रतिनिधि किए हैं, और मंत्रिमंडल में उमेश पटेल जी का भी नाम रहा। उसके बाद भी विकास नहीं हो पाया, कारण क्या मानते हैं आप? इच्छा शक्ति की कमी है? निश्चित रूप से उनके इच्छा शक्ति की कमी है, जबकि इतने लंबे समय तक खरसिया विधानसभा के जनता जनार्दन ने जिनको अपने सर आंखों पे बैठाया, उस स्तर से वहाँ जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया। और अगर भारतीय जनता पार्टी की विधायक वहाँ बने रहती तो वास्तव में काम करने का एक मन में अलग मज़ा आता है, अलग से जुनून होता, और इच्छा शक्ति तो हम आज भी रखते हैं। इसलिए रेगुलर हम जनता जनार्दन के बीच में रहते हैं, और हम कोई पद पावर में नहीं है। मैं किसी के लिए कुछ काम करा पाऊँ ऐसा संभव नहीं है। उसके बावजूद भी यथा स्थिति जिनका विषय, जिनकी बात उचित स्थान में पहुंचाने का हर संभव मैं प्रयास करता हूं। जी, तो क्या अब की बार जब चुनाव होगी तो उसमें हम मान के चल सकते हैं कि इस बार बेहतर लड़ाई आपके माध्यम से उमेश पटेल जी को मिल सकता है? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगी इस समय, क्योंकि मेरे चुनाव हारने के बाद मेरे समस्त साथियों, वरिष्ठ जनों के अपार मेहनत से और लगन से पहली बार लोकसभा चुनाव में खरसिया विधानसभा से 14,643 वोट का लीड किए हैं। लोकसभा चुनाव तो पहले भी हुआ करता था, तो अभी जो हम समझ रहे हैं, और खरसिया विधानसभा के क्षेत्र के जनता जनार्दन बहुत भोले भाले हैं, बहुत सज्जन ईमानदार हैं। बस उनको एक भाजपा का यहाँ विधायक की आवश्यकता है, और आने वाले समय में जरूर वो पूरा होगा। आधे से ज़्यादा लगभग जो मंत्रिमंडल में भी है भाजपा सरकार की, तो वो नए हैं, तो क्या लगता है आपको कि उनके पास अनुभव नहीं, उसके बाद भी बना दिया गया है, तो एक नया शुरुआत है राजनीति में, या फिर कहीं ना कहीं अभी एक सीखने का समय है, दौर है, इस वजह से ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा है 2 साल में? भारतीय जनता पार्टी के कोई कितना से कितना जूनियर भी रहे, उनको अवसर देकर के जिस तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो कितना भी जो जूनियर टाइप का होता है ना, उसको मैच्योर्ड कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ये लोगों को बनाने का एक खदान है। हम लोगों का कैसे अच्छे से निर्माण करें, उनका व्यक्तित्व कैसे निर्माण करें, उनको अच्छे काम करने के लिए उन्हें कैसे प्रेरित करें, तो माँ भारती के चरणार बिंद में होकर के अच्छे से अच्छे काम कर लेते हैं। कोई जूनियर बना, पहले बार विधायक बन करके अगर कोई मंत्री बना भी है, खदान है भारतीय जनता पार्टी, वहाँ से बेहतर उनको सीख दिया जाता है, और सीख के अंतर्गत सभी लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। रायगढ़ जिले से आते हैं ओपी चौधरी जी, भी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। उनसे इसी कार्यक्रम में हमारी चर्चा हुई थी, तो उनका कहना था कि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी एक विज़न लेकर चलती है, और 5 साल में जो जीडीपी है वर्तमान में, उसको हम दोगुना करके दिखाएंगे। जी, क्या लगता है मंत्री होने के बाद, और जब 2 गुना की बात करते हैं जीडीपी की, तो ये संभव है? क्योंकि कांग्रेस से बोल रही है कि वो बड़बोला है, वो पता नहीं मंत्री बनने के बाद उनके किनके पीछे घूम रहे हैं, किनका बात मार रहे हैं, हमें तो लगते नहीं कि वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ में है। देखिए, माननीय विष्णुदेव साय जी इस छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, और विष्णु साय जी का सुशासन है। अब जो अपने निहित स्वार्थ को सिद्धि करने वाले व्यक्ति किसी के लिए कुछ भी बोलते जाएंगे, लेकिन अगर रायगढ़ की स्थिति हम बात करें माननीय ओपी चौधरी जी का, रायगढ़ में जो विकास चल रहा है अद्भुत है। हर कोना, हर ओ गली, मतलब पूरे प्रदेश में आप देखने के जाएंगे तो रायगढ़ की नक्शा कुछ और दिखेगा आपको, जो हम लोग खरसिया के लिए वंचित हो गए, जो आज रायगढ़ में चल रहा है जी। उनका भी एक अलग विजन है, और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी के बारे में भी किस्म किस्म की बातें कर रही हैं विपक्ष है, बोल रहे हैं कि वो अभी उस लायक नहीं बने जो प्रदेश की स्थिति को समझ सके, संभाल सके। आपको भी लगता है कि जल्दबाजी करी, या फिर पार्टी से कहीं ना कहीं चूक हो गई है, ऐसा
कांग्रेस वालों को लगता है कि विजय शर्मा भी उस काबिल नहीं हुए कि प्रदेश के जो लॉ एंड ऑर्डर उसको संभाल सकें? माननीय विजय शर्मा जी बोल्ड नेता हैं, दबंग नेता हैं, और उन्होंने भी जनता जनार्दन के लिए हर ओ पल जूझने को तैयार रहते हैं। पूर्व में जब वो जिला पंचायत का सदस्य हुआ करते थे तब भी आप उनका स्थिति देख सकते हैं कि लोगों को जिला पंचायत में लेके जाना, कलेक्ट्रेट में लेके जाना, तहसील में लेके जाना, छोटी छोटी भी किसी जनता जनार्दन कोई विषय आता था उसे वो अपना एम बना करके, अपना खुद का काम समझ करके उनको राहत दिलाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए हर जगह जूझने वाले व्यक्ति हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई चूक नहीं कही है। माननीय विजय शर्मा जी को सोच समझ करके उनका जैसे व्यक्तित्व के आधार पर जो दायित्व दिया गया है, विजय शर्मा बहुत सज्जन संभ्रांत व्यक्ति हैं और काम करने के लिए जुनून रखने वाले व्यक्ति हैं। वो काम बेहतर से बेहतर ढंग से कर रहे हैं। विपक्ष को तो उतना बोलना ही पड़ेगा और अपना काम कर रहे हैं। विपक्ष बोल रहे हैं अपनी आवाज़ को, अगर आप सरकार के सामने रख रहे नहीं सुन रहे तो विधानसभा में अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन विधानसभा में भी उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। अगर कुछ सवाल करें तो उनके घर पर ईडी की कार्रवाई हो रही है, आईटी की कार्रवाई हो रही है, या फिर सीबीआई की कार्रवाई हो रही है। तो इस प्रकार से डराया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा विपक्ष को। सत्ता पक्ष के द्वारा किसी प्रकार का दबाव डालने का विषय नहीं है, किसी को परेशान करने का विषय नहीं है। ईडी एक अलग संस्था है, ईडी अपना काम कर रही है, कानून अपनी काम कर रही है। अब जो जैसा करेगा वो तो जाएगा ही। तो इसमें शासन प्रशासन कोई विषय नहीं है। जिनका जिनका जो दायित्व है, जिनके विभाग में जो जिम्मेदारी है, वो अपने जिम्मेदारी का भली भांति निर्वहन कर रहे हैं। जी, चुनाव में धांधली का एक गंभीर आरोप हमेशा से लगता रहा है, चाहे जब बीजेपी 2003 से लेकर 15 तक रही हो या फिर 23 से लेकर भी आगे चल रही है। अलग अलग राज्यों में भी चुनाव हो रही है, तो धांधली को लेकर सवाल किया जाए तो क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग दोनों की आपस में गठबंधन है? रुपेश भैया, मैं बहुत साधारण से शब्दों में आपको बता देना चाहूँगा, अगर जहाँ भाजपा की सरकार आई है और वहाँ धांधली या वोट चोरी की बात बोल रहे हैं, तो जहाँ कांग्रेस की सरकार आई है, जहाँ कांग्रेस के लोग जीते हैं, इसका मतलब वहाँ भी हुआ है। तो ये कांग्रेस के सोच में यही है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत जाते हैं, जहाँ विधायक सांसद बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, वहाँ सरकार बन जाती है, तो उनको केवल और केवल जगते हुए में और सोते हुए में भी धांधली धांधली नजर आती है। तो जरा वो अपने तरफ भी झांक लें, जहां उनकी सरकार बनी है। 2018 में कांग्रेस की सरकार यहाँ प्रचंड बहुमत से बनी, हम 15 सीट में सिमट गए, तो फिर इसका मतलब वो अपना किए हैं। या अन्य जगह, अन्य प्रदेशों में जहाँ कांग्रेस की सरकार है, या अन्यगत मतलब कहना चाहिए लोकल पार्टियां जो अपने अपने क्षेत्र में सरकार बनाई है, इसका मतलब वो भी करी है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी को अपने लोकतंत्र पर, जनता जनार्दन के शुभ हाथों से जो आशीर्वाद मिलता है उस पर विश्वास रखने वाली पार्टी है। इसी कार्यक्रम में सर हमारी चर्चा हुई थी टी एस आबा जी से, तो उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी का हार के पीछे का जो कारण है वो अंदरूनी गुट थी, कला, और जो काम हुआ था पार्टी के द्वारा वो भाजपा सरकार का जो 15 साल था उससे कहीं बेहतर हुआ है। हमारे आधे से ज़्यादा जो कद्दावर नेता मंत्री हैं उन पर सीबीआई की, ईडी की कार्रवाई हुई थी, इस वजह से वो अपना आप को फोकस नहीं कर पाए प्रचार में। तो क्या ये साजिश थी बीजेपी की, कैसे उनको डाइवर्ट करना है और कैसे अपने आप को लाना है? 2018 के पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ थी, माननीय रमन सिंह जी का 15 साल की कार्यकाल थी। उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस समय की हालत देख सकते हैं। 2018 से लेकर के 2023 तक की कांग्रेस की जो सरकार थी, जनता इसकी तुलना कर रही है। मतलब किसकी सरकार क्या काम करी, किसकी क्या सरकार क्या नहीं करी। अगर कांग्रेस की सरकार काम किए रहती, जनता जनार्दन कुर्सी से क्यों हटाती? रहा सवाल प्रचार प्रसार की बात, प्रचार प्रसार में कांग्रेस भाजपा से कई गुना आगे रहती है। प्रचार प्रसार में उनकी कमी नहीं रहता है। तुलना जनता जनार्दन, आज जो जनता है वो बहुत सुलझे हुए हैं, सब कुछ को जानते हैं कौन क्या कर रहे हैं। हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है। उनके अनेकों प्रकार के निगाहें हैं और उस हिसाब से जनता जनार्दन आशीर्वाद प्रदान करती है। जी, चुनाव परिणाम को आया लगभग 2 वर्ष पूरा होने को है। आप अपने क्षेत्र में कितना सक्रिय हैं? क्या आपकी आगे चल के आगे के लिए रणनीति होने वाली है? क्या कुछ सोच रहे हैं? कुछ बदलाव की इच्छा है, उम्मीद है
क्या लगता है आप जो मेरी सक्रियता को अगर मैं बोलूं तो छोटा मुंह बड़ा बात हो जाएगा, लेकिन मेरे क्षेत्र के जनता जनार्दन, मेरे क्षेत्र के कार्यकर्तागण, मेरे क्षेत्र के वरिष्ठगण वो भली बात ही आपको बताएंगे। तो इस बार विधायक के रूप में महेश साहू जी को देख सकते हैं? पूरा प्रयास है, आप लोग का सहयोग, आप लोग का आशीर्वाद, क्षेत्र की जनता जनार्दन का भली भांति समय होगा, ये बात तय है। और ये बात भी तय है, जब हम देखते हैं जो अभी वर्तमान में राजनीति में चल रहा है, जो नए विधायक चुनकर आ रहे हैं और उनके पास अगर अनुभव है तो उनको मंत्रिमंडल में भी जगह मिल रहा है, तो क्या आपको भी इस बार मंत्री के रूप में देख सकते हैं, विधायक और मंत्री के रूप में? तो वक्त बताएगा, वक्त तक इंतजार करना पड़ेगा जी। हम तो ये सोचते हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी चाहे जो मुझे दायित्व दे, छोटा से छोटा ये जैसा भी करके, उसको बखूबी के साथ मैं निर्वहन करूँगा। जो भी दायित्व देगी ये पार्टी का विवेक के ऊपर है और हम उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। जी। लास्ट के एक दो सवाल और सर जी। राजनीति के अलावा आपकी रुचि और किस फील्ड में, अगर आप राजनीति में नहीं आ रहे थे तो क्या करते रहते? राजनीति के अलावा सामाजिक और धार्मिक, रचनात्मक और सृजनात्मक उन कार्यक्रमों में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ और अक्सर उन सभी प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं तो जहाँ मुझे जानकारी मिलता है मैं ज़रूर करके हर संभव पहुँचने का प्रयास करता हूँ और वो मेरे लिए सौभाग्य की बात होता है। जी। अगर राजनीति में नहीं आ रहे तब क्या करते रहते? मैं टेलर तो काम कर ही रहा था ना टेलरिंग के काम मैं कर ही रहा था, छोटा मोटा खेती किसानी काम कर ही रहा था। जी। तो उसको राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहाँ तक रखते हैं आप? इसमें मेरा कोई विशेष महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं पारदर्शी भाव के साथ मैं अपने कर्तव्य पथ पर चल रहा हूँ। भगवान की कृपा से जहाँ पर जो मुझे अवसर मिलेगा उसे हर संभव बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूँगा जी। और अलग से कोई महत्वाकांक्षी नहीं है। आपका बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाला, हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, अपना अनुभव साझा किए। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे प्रदेश की जनता को या फिर अपने क्षेत्र की जनता को या फिर ऐसे जो युवा वर्ग हैं जो राजनीति में आना चाह रहे हैं उनके लिए? मैं तो क्षेत्रवासियों को, युवा साथियों को आप आदरणीय जी के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि हम सभी माँ भारती के सच्चे सपूत हैं, सच्चे उनके बेटे हैं। हम सबके मन में, हम जिस जगह में रहते हैं, जिस गांव के, जिस गली के, जिस द्वार के, जिस तहसील, जिला, जिस प्रदेश, जिस राष्ट्र में रहते हैं, उस राष्ट्रीयता भक्ति हम सबके हृदय में समाहित होना चाहिए। और राष्ट्र के लिए हम अपने गांव के छोटे छोटे गली के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, ये चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। हम सभी के मन में सकारात्मक सोच हो, हम में ये भाव प्रकट होना चाहिए किसी के लाइन को काटने से अच्छा हम अपनी लाइन को बढ़ाएं और अवसर जो भगवान देता है उसको भली भांति उसका निर्वहन करें। आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से युवा नेता महेश साहू जी को। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।